Good evening, dear learners. This is your educator Ashi Poddar for UGC Net Paper 2 English. And in our today's class, we are going to study English in India. English in India is a part of your unit number 6, that is Indian literature. Under Indian literature, this very topic comes, English in India, which talks about how the rise of English language in India happened, जिसके बारे में हमें देखना है. इसमें हमें कुछ कमीशंस देखने को मिलते हैं, एजुकेशनल कमीशंस है. एक तो आपने जनरली नाम सुना ही होगा, विच इज़ NEP 2020. सबको को मालूम है NEP 2020 के बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी. नाउ NEP 2020 की जैसे ही बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, दैट इज प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, we have a lot of commissions which shows how English as a language, English as a subject was inculcated into the Indian education system. How English as a language got spread. ये सारे points को हम लोग इस particular unit में पढ़ते हैं. To talk about, पहले हम लोग प्री इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री देखेंगे, आफ्टर दैट हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री देखते हैं. So, all of us know that English in India came with East India Company, right? East India Company is a company set up by the Britishers in India. So, सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि कभी भी जब ब्रिटिशर्स इंडिया में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आए थे, उनका मोटिव कभी भी इंडिया में रूल स्टैब्लिश करना नहीं था. द इनिशियल मोटिव वॉज जस्ट फॉर ट्रेड. ट्रेडिंग ही उनका पर्पस था, विच इज ट्रेड ऑफ स्पाइसेस. आपका सारा इक्विटी सामान ये सब का ट्रेड करना. धीरे धीरे उनको इंडिया में पोटेंशियल दिखा. पोटेंशियल किस चीज़ का दिखा? दैट दे कैन स्टैब्लिश देयर रिलीजन, स्टैब्लिश देयर कल्चर, ओवरऑल कैन स्टैब्लिश देयर मोनार्की. सो वहाँ से स्टार्ट होता है. तो जब पोटेंशियल दिखने लगा, तब इंग्लिश लैंग्वेज का स्प्रेड होने लगा धीरे धीरे. और सबसे पहला इनिशिएटिव इंग्लिश लैंग्वेज को स्प्रेड करने का था मिशनरी स्कूल्स. क्योंकि मिशनरी स्कूल्स इंडिया में पहले से स्टैब्लिश थे, तो उनको ही पावर और दिया गया, जिसके कारण इंग्लिश लैंग्वेज का स्प्रेड बहुत ज़्यादा देखने को मिला. और हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ भी स्टैब्लिश होती हैं विच विल टीच इंग्लिश एज अ लैंग्वेज. एंड अब तो हमारा पूरा का पूरा इंडियन एजुकेशन जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन के मॉडल पे बेस्ड है, ऑल द शेड्यूल्स एंड एवरीथिंग. सो ईस्ट इंडिया कंपनी किसने स्टैब्लिश किया था? क्वीन एलिजाबेथ ने स्टैब्लिश किया था इन द 1600s. ईस्ट इंडिया कंपनी इनिशियली वॉज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, बट आफ्टर सम टाइम क्वीन एलिजाबेथ गेव अ ऑर्डर कि ईस्ट इंडिया कंपनी विल रन बाय हर, कि वहाँ से ऑर्डर्स आएंगे एंड ईस्ट इंडिया कंपनी फंक्शन करेगी इंडिया में. नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट कि हमारे पास डिफरेंट पॉलिसीज आती हैं, डिफरेंट तरह से इंग्लिश लैंग्वेज का राइज होता है. अब कोई भी इंसान पहले आएगा रूल करने के लिए, तो सबसे पहले आपका अटैक करेगा. ये हम लोग पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर में इन एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं कि वो सबसे पहले आपके लैंग्वेज को अटैक करेगा. देन ही विल अटैक योर रिलीजन, देन आइडेंटिटी, एजुकेशन, laws. These are the things that he will attack, रूल करने के लिए, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपका एक एग्जिस्टेंशियल मीनिंग प्रोवाइड करती है. तो अगर वो आपके लैंग्वेज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और आपको एक फॉरेन लैंग्वेज प्रोवाइड कर देते हैं, तो यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि हु यू आर. आप अपना रिलीजन नहीं कर पा रहे हो आइडेंटिफाई, क्योंकि मिशनरी स्कूल्स का क्या प्रोपेगेंडा था? मिशनरी स्कूल्स का प्रोपेगेंडा एक ही था, टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी. क्रिश्चियनिटी ही स्प्रेड करना. क्रिश्चियनिटी इज द सुप्रीम रिलीजन. तो उन्हीं को इसीलिए पावर भी दिया गया इंग्लिश साथ में प्रमोट करने का. तो ये सारी चीज़ें होती है. तो इंडिया में भी जब ब्रिटिशर्स रूल करने आते हैं, तो वो पहले लैंग्वेज में, फिर रिलीजन में, फिर आपके एजुकेशन में, आइडेंटिटी में, लॉज में डिफरेंट तरीके से अटैक करते हैं. अब इसका नीड क्यों हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपने अंडर लोगों को हायर करती थी फॉर वर्क. इन्होंने एक रूल निकाला
कि द पर्सन हु विल हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज will be given government job, that is job under East India Company, which will provide a security to them. तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी भी अपना ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया के ऑफिशियल लैंग्वेज के हिसाब से नहीं रखा, हमेशा उन्होंने अपना ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश ही रखा. कॉमन लैंग्वेज फॉर देयर कम्युनिकेशन वाज इंग्लिश ऑलवेज, जिसके लिए इंडियंस को इंग्लिश सीखने का जरूरत पड़ा टू सिक्योर द गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि इन्होंने बोला कि उनको गवर्नमेंट जॉब्स की सिक्योरिटी मिलेगी. अब यहाँ पे बात आता है क्लास का. किस क्लास के लोग सबसे पहले इंग्लिश सीखेंगे? ऑब्वियसली द इलीट क्लास, द हाई क्लास, क्योंकि इनके पास पैसा है, इसीलिए इनके पास एजुकेशन का एक्सेस है. और हमारे पास एट द सेम टाइम कुछ ऐसे लोग हैं लाइक राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी, जिन्होंने अपना एजुकेशन, हायर एजुकेशन फॉरेन से किया है, जिसके कारण उनको इंग्लिश लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस पता है. दस दे ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इन इंडिया. इसीलिए हमारा इंग्लिश, हमारा इंडिया का 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी एंड इंग्लिश. दोनों हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंडिया का कोई एक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है. सो इलीट क्लास के पास, हाई क्लास के पास सबसे पहले इंग्लिश एजुकेशन का एक्सेस हुआ, जिसके कारण हाई क्लास के पास गवर्नमेंट जॉब्स की भी सिक्योरिटी हुई, क्योंकि इन्होंने इंग्लिश सीखा ना. और ये सब चीज़ का ज़रूरत क्यों पड़ा? फॉर चीप एंड लोकल ह्यूमन रिसोर्स, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने अंडर काम करा सके. इनको यहाँ पे दिखा कि लोग कम पैसे में काम करने तैयार है, चीप लोकल ह्यूमन रिसोर्स इनको मिल रहा है, इसीलिए दे डिजायर टू क्रिएट अ बैंड ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग इंडियंस. सो द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश इन इंडिया वॉज स्ट्रैटेजिक एंड सेल्फ प्रमोटिंग देन ह्यूमैनिटेरियन. ये सेल्फ प्रमोटिंग है, क्योंकि लोग बोल रहे कि अरे तुम इंग्लिश सीख लो तो तुमको भी जॉब मिल जाएगा, तुम इंग्लिश सीख लो तो ये हो जाएगा, तुम इंग्लिश सीख लो तो वो हो जाएगा. इसीलिए ये एक सेल्फ प्रमोटिंग कल्चर बन जाता है. और ये प्लान स्ट्रैटेजिक है, क्योंकि स्ट्रैटेजाइज किया गया था इस चीज को पूरे तरीके से. दस द स्प्रेड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट अग्रेसिव इन द इनिशियल डेज, बट स्लोली जैसे ही हमारे पास लॉर्ड मैकॉले अपना पॉलिसी लेके आएंगे, मैकॉलेज मिनट ऑन एजुकेशन, वी विल सी कि ये एक अग्रेसिव एजेंडा बन गया है टू प्रमोट द इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं. अब आपको ये याद रखना है कि उस टाइम पे हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज, द टाइम पीरियड वी आर टॉकिंग अबाउट प्री इंडिपेंडेंस, वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया वाज पर्शियन. तो पर्शियन हमारा उस टाइम का ऑफिशियल लैंग्वेज बनता है फॉर बिजनेस, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी अपना लैंग्वेज इंग्लिश ही रखता है. नाउ व्हाट हैपेंस दैट कि अब धीरे धीरे इंग्लिश लैंग्वेज का प्रमोशन शुरू होता है. 10 न्यू लॉज वेयर पास्ड, स्कूल्स बनाए गए, मिशनरी प्रोपेगेंडा, मिशनरी क्रिश्चियनिटी के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज का प्रमोशन काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया. एंड दस इंग्लिश लैंग्वेज वॉज मेड टू लुक एज रैदर एन अट्रैक्टिव क्वालिटी टू पोजेस. दिखाया गया कि अगर आप इंग्लिश बोलना जानते हो, इंग्लिश लैंग्वेज से एसोसिएटेड हो, इंग्लिश वर्ड्स बोलते हो, तो यू आर सिंपली अ लिटरेट, अ सिविलाइज पर्सन. ये सारा एजेंडा प्रमोट किया गया, जो कि स्ट्रैटेजिक एजेंडा है. Thus what happened is कि before 1813 एक ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी, so before 1813 there was no British education policy in India, but after 1813 एक ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी कॉलोनियल इंडिया में एग्जिस्ट करने लगी. और ये शुरू होता है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से. सबसे पहला एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे पास आएगा, चार्टर एक्ट ऑफ 1813. बिफोर दिस विल हैव चार्ल्स ग्रांट एज वेल, who will talk about the importance of English education. He will be the one to draw a draft for the education of English in India. But ये education in English language का education के बारे में सबसे पहले बात होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में, फिर उसके बाद मैकॉलेज मिनट में इसको फोर्सफुली पुश किया जाएगा. Thus, Charter Act of 1813 was the first major step towards the promotion of Western-based English education in India. Now, हमें यहाँ पे बहुत सारे एजुकेशन पॉलिसीज देखने को मिलेंगे, कमीशंस देखने को मिलेंगे. अब इसी से आपका नेट में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है. एंड इन दिस जून 2025 अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वेर देयर फ्रॉम कमीशंस, पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी.
दिस सेम टॉपिक, ये जो कमीशंस वाला टॉपिक है, आप सेम टॉपिक हायर एजुकेशन में पढ़ते हो अपना पेपर 1 में, विच इज कॉमन पेपर, और पेपर 2 इंग्लिश में हम लोग इसको यूनिट नंबर 6 इंग्लिश इंडियन लिटरेचर के अंदर पढ़ते हैं, इंग्लिश इन इंडिया। सो बेसिकली इंग्लिश इन इंडिया का टॉपिक ही आपको ये बताता है कि इंग्लिश कैसे एज अ लैंग्वेज इंडिया में स्टैब्लिश होता है। So the British policies after 1813, several British policies was created for the Indian class who should think like the British. एक बहुत ही famous quotation है मैकॉले का, Indians in blood and color, but English in taste, in opinions and morals and intellect, which shows us the rigidity of promotion of English language in India. कि कितने रिजिड तरीके से, अग्रेसिव तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज का प्रमोशन किया जा रहा था। मैकॉले का स्टेटमेंट है कि बस वो ब्लड, इंडियंस का ब्लड रहे, कलर में वो बस इंग्लिश दिखे, ब्रिटिश कलर उनका रहे बस, लेकिन उनका टेस्ट, उनका ओपिनियन, उनका मॉरल्स, उनका इंटेलेक्ट, सारी की सारी चीज़ें इंग्लिश में रहेंगी। खाली ब्लड इंडियन रहेगा और कलर इंडियन रहेगा, बिकॉज वी कैन नॉट चेंज दैट, बट वी कैन चेंज देयर टेस्ट, देयर ओपिनियन, देयर मॉरल्स एंड देयर इंटेलेक्ट्स, which should be according to the western culture. इसीलिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ खोली गई for the emphasis on the English language by British Raj, that is the British government, and the English Christian missionary schools came to power in India in 1813, and they built schools at primary level for Indians in which language of instruction was the local language. तो इंग्लिश लैंग्वेज का प्रमोशन के लिए प्राइमरी लेवल में स्कूल्स खोले गए, वहाँ पे एज अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था इंग्लिश, बट उनका जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा, कॉमन लैंग्वेज, दैट विल बी लोकल लैंग्वेज। अभी भी हम लोग इस नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, बट हम एक बाइलिंगुअल मेथड यूज़ कर रहे हैं। मेरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी भी है, मेरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश भी है। इन द सेम वे स्कूल्स में अभी आप जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा रिजिड, CBSE हो गया या ICSE बोर्ड जो भी है, दोनों बोर्ड्स में एक रिजिडिटी है कि अगर आप इंग्लिश नहीं बोलोगे तो आपको फाइन भी लगता है इस चीज़ के लिए। तो इसको कहते हैं रिजिड प्रमोशन, अग्रेसिव प्रमोशन। लेकिन उसके पहले हमेशा प्राइमरी लेवल में आपको हिंदी, आपका जो लोकल लैंग्वेज है उस एरिया का, विच वी ऑल्सो कॉल द वर्नाक्यूलर लैंग्वेज, उस पर कम्युनिकेशन होता था, विच वॉज यूज टू बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। वैसे ही क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स को पावर दिया गया एट प्राइमरी लेवल टू प्रमोट द इंग्लिश लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट, बट द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी द लोकल लैंग्वेज। फिर धीरे धीरे हाई स्कूल्स भी बिल्ड किया गया जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट प्रमोशन होगा। इसमें इंस्ट्रक्शन भी आपका इंग्लिश में ही दिया जाएगा, क्योंकि इनको पता चला कि हमारे पास कुछ क्लास ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं हु वांटेड टू स्टडी एंड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। Thus, British rulers began to build their universities in India in the 1857, and slowly English became the first language in Indian education. By the 1700s, English had firmly established itself as a language of administration, and many educated Indians were demanding it for social advancement. अब धीरे धीरे ये language of law, language of parliament, सारी जगह पे administration में, schools में, सब जगह English language promote होने लगा, और कुछ लोग तो डिमांड कर रहे थे इंग्लिश सीखने की सोशल एडवांसमेंट के लिए, कि हमारा सोसाइटी सिविलाइज होगा, आगे बढ़ेगा इंग्लिश अगर हम लोग सीखते हैं। बिकॉज वाई द लैंग्वेज इंग्लिश? वाइल स्टडिंग दिस शुड कम इन योर माइंड, वाई द लैंग्वेज इंग्लिश? बिकॉज ऑफ कोलोनियलिज्म। इट वॉज ऑल अबाउट कोलोनियलिज्म। कॉलोनाइज किया गया, तो इंग्लैंड ने ही बहुत जगह कॉलोनाइज, ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉलोनाइज किया। तो ये जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ ये अपना लैंग्वेज लेके गए, अपना रिलीजन लेके गए, अपना कल्चर लेके गए, वेस्टर्न कल्चर लेके गए। तो जब ये अपना लैंग्वेज लेके गए तो अपना इंग्लिश लैंग्वेज लेके गए, विच ऑल्सो बिकम्स द ग्लोबल लैंग्वेज। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम अ कोलोनाइज लैंग्वेज टू अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश एक ग्लोबलाइज्ड लैंग्वेज कैसे बन गया? बिकॉज ऑफ कॉलोनाइजेशन। So by 1857, universities were opened in Bombay, Calcutta and Madras. Why these three cities? Because these three cities are the presidential cities. ये presidential towns है, cities है, most important major cities है ये इंडिया के। सबसे ज़्यादा एडवांस भी यही cities है हमारे, इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले आपका इंग्लिश लैंग्वेज के लिए यूनिवर्सिटी सेटअप किया गया, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया गया।
क्योंकि आप कभी भी सिविलाइजेशन स्टार्ट करना चाहते हो या कोई चीज़ का प्रमोशन करना चाहते हो तो आप बिगर एरिया से स्टार्ट करते हो, देन यू कवर द अदर स्मॉलर एरियाज. सो इसीलिए इन 3 सिटीज़ में हमारी यूनिवर्सिटीज़ खुली सबसे पहले. ना ब्रिज कचरू, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर और क्रिटिक है. इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है नेट में, इनकी थ्योरी पे क्वेश्चन बना हुआ है. ब्रिज कचरू ने एक इंटरेस्टिंग स्टडी किया था ऑन द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश फ्रॉम अ कॉलोनियल लैंग्वेज टू अ ग्लोबलाइज्ड लैंग्वेज लीडिंग वर्ल्ड टू इंग्लिशेस. अब पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज बन गया. तो ब्रिज कचरू इसके बारे में बात करते हैं और क्या बात करते हैं. ब्रिज कचरू ने अपना एक 3 सेंट्रिक सर्कल का मॉडल डिजाइन किया था लाइक दिस, which talks about 3 types of circle: the inner circle, which is the core, the outer circle and the expanding circle. ये है क्या? इनर सर्कल जो है ये तीनों बेसिकली एक बाउंड्रीज है. इनर सर्कल जो है सबसे अंदर का सर्कल, इसमें हमारी 6 कंट्रीज आती हैं जो कि जिनका कोर लैंग्वेज ही इंग्लिश है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, उनका बाय बर्थ इंग्लिश इज द लैंग्वेज. सो द इनर सर्कल कॉम्प्रोमाइजेज ऑफ 6 कंट्रीज लाइक ब्रिटेन, आयरलैंड, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, जिनका फर्स्ट लैंग्वेज इज इंग्लिश. नाउ आउटर सर्कल. Outer circle have more than 70 nations like Africa and Asia, covering Africa and Asia, where English plays a major role. It is the second official language there. उनका अपना जो official language है वो है. Apart from that, English is the second official language like we have in India. अगर आप बैंगलोर, कर्नाटका, केरला साइड में जाओ तो वहाँ पे इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज की तरह यूज होता है. कश्मीर, ये सब इंग्लिश वहाँ जानते, तो हमारा सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाता है इंग्लिश. सो आउटर सर्कल में वो सारे नेशंस, वो सारी कंट्रीज आती है जिनका सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है. नाउ द एक्सपैंडिंग सर्कल. एक्सपैंडिंग सर्कल उस तरह का सर्कल है, इसमें उस तरह की कंट्रीज और उस तरह की कंट्रीज आती हैं जो इंग्लिश को एज अ फॉरेन लैंग्वेज देखती हैं. यानी कि उनका ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, वो फॉरेन लैंग्वेज की तरह इसको ट्रीट करती है. लाइक चाइना, रशिया, जापान, कोरिया, इजिप्ट, ये अभी भी अपने वर्नाक्यूलर लैंग्वेज पे ही बात करते हैं और इंग्लिश को जस्ट एज अ फॉरेन लैंग्वेज ये पढ़ाई करते हैं. दैट्स इट. तो हमारे पास 3 तरह के सर्कल है, द इनर सर्कल, द आउटर सर्कल एंड द एक्सपैंडिंग सर्कल. क्वेश्चन आपका बना था, पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा सर्कल नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको किस तरह का सर्कल में कौन सी कंट्रीज आती हैं वो आइडेंटिफाई करना था. सो दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू टू रिमेंबर. Thus, ये जो एस्पेक्ट है ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द आउटर एंड द एक्सपैंडिंग सर्कल, ये पॉइंट आउट करता है द रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंटरनेशनल रिलेशंस, कॉमर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अब क्योंकि चाइना भी ट्रेड करता है, रशिया भी ट्रेड करता है, तो इनको एक ग्लोबलाइज्ड लैंग्वेज आनी चाहिए थी एंड ग्लोबलाइज्ड लैंग्वेज वाज द इंग्लिश लैंग्वेज. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि इंग्लिश लैंग्वेज का राइज कैसे होता है. ईस्ट इंडिया कंपनी के सेटअप से ही सब कुछ स्टार्ट होता है इन 1600 बाय क्वीन एलिजाबेथ. शुरू में सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पर्पस से आए थे, बट उनको पोटेंशियल दिखता है, चीप लेबर दिखता है यहाँ पे, जिसके कारण वो धीरे धीरे अपना मोनार्की सेटअप करेंगे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. बिफोर स्टार्टिंग वी नीड टू नो दीज 2 टर्म्स, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट. हु वेर दे? Orientals were the one who supported Indian culture. Native peoples अपने vernacular language को ही support करेंगे. And Anglicans were the one who used to support English language. Western culture. These were the Anglicans. हम लोग कहते हैं Anglo Indians, right? Who are Anglo Indians? Mixed people, like people speaking in English as well as the vernacular language. Those are Anglo Indians. वैसे ही वहाँ से हमारा Anglicans आता है, इसीलिए हम लोग Anglo word use करते हैं. So Orientals were the one who supported Indian culture and they believed in the traditional knowledge. They believed that traditional knowledge should be preserved. Vernacular language का promotion होना चाहिए, संस्कृत subject पढ़ना चाहिए लोगों को. इनका medium of instruction संस्कृत, Persian and Arabic होता था. And these 3 were the vernacular language in pre-independent India.
बिफोर द सेटअप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एंग्लिकन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का प्रमोशन चाहते थे, वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करते थे। कुछ हमारे नोटेबल सपोर्टर्स हैं जो ओरिएंटल पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करते, दे वर विलियम जोन्स एंड नथानियल हैलहीड। और अगर हम लोग एंग्लिकन्स की बात करें, देन वी हैव थॉमस बैबिंगटन मैकॉले एंड चार्ल्स ग्रांट। ऐसे और भी आगे राइटर्स आते हैं हमारे पास। So the purpose of Oriental education was to improve and preserve the indigenous system, while the purpose for the Anglicans were to civilize Indians through Western education. ये civilize word बहुत बार यूज होते हुए दिखेगा, क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो अपना ये समझते थे कि अगर किसी को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आता है, दैट पीपल इज अनसिविलाइज्ड, एंड टू मेक दीज अनसिविलाइज्ड पर्सन्स सिविलाइज्ड, वी नीड टू टीच देम इंग्लिश लैंग्वेज. This was the thinking of the Anglicans. Now, English. What is English? Hindi plus English. That is English. अब हमारे पास धीरे धीरे एक मिक्स कल्चर आने लगता है, राइज होता है मिक्स कल्चर का, हिंदी प्लस इंग्लिश, जिसमें कुछ वर्ड्स जो है हमारे, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ द लैंग्वेज. इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सर्टेन बुक्स के और राइटर्स के नाम है जो आपको याद रखना है, बस ये 3 पॉइंट ही याद रखना है. लाइक देयर इज अ बुक चटनीफाइंग इंग्लिश बाय रीता कोठारी एंड रूपर्ट स्नेल, which is about a collection, it is a collection of paper which was presented at a Mumbai conference on the topic English and how the politics of linguistics, politics of language is done and its social and cultural impact, की लैंग्वेज पे क्या, लैंग्वेज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है. रिसेंटली आप सबने न्यूज़ में देखा होगा, कर्नाटका, सारे साउथ के एरियाज़ में, महाराष्ट्र जैसे एरियाज़ में मराठी लैंग्वेज को लेके काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा है कि अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो यू नीड टू स्पीक द मराठी लैंग्वेज, कोई और लैंग्वेज हमें एक्सेप्टेड नहीं है. तो ये क्या है, पॉलिटिक्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स है ये सारी चीज़ें. द नेक्स्ट टेक्स्ट दैट वी हैव इज द क्वींस इंग्लिश, How to Speak Pukka by B.K. Mahal, and this book exhibits a variety of English incorporating elements of Southern English and English. कि Southern English क्या होता है, साउथ के लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज कैसे अलग है, सब जगह का इंग्लिश लैंग्वेज अलग है. वी हैव ब्रिटिश इंग्लिश एंड वी हैव अमेरिकन इंग्लिश एज वेल. वैसे ही इंडिया में भी इंग्लिश लैंग्वेज अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से बोले जाते हैं, और वहीं से हमारा इंग्लिश भी निकल के आता है. तो इसके बारे में ये बुक बात करती है पूरी की पूरी. The next text that we have is The Beautiful Rose, India's first English book by Swapna Rajput, which is a collection of 5 incredible love stories which was written in English. तो आपको पता चलेगा इन सब टेक्स्ट से कि इंग्लिश लैंग्वेज होता क्या है, कैसा होता है. इंग्लिश वाले पॉइंट पे बस इतना ही याद रखना ज़रूरी है. Now, the English studies were formally introduced in India in the first half of 19th century. ये पॉइंट आपको याद रखना है. Which was in the year 1835, which is also the year for Macaulay's Minute on Education. ये एक important year बनता है क्योंकि मैकॉले ने अपना minutes provide किया था on Western education in India. So अगर देखा जाए तो proper English studies इंडिया में first half of the 19th century में introduce होती हैं. Now, there was a clash between the Oriental and Anglicans. Obviously बात है क्योंकि अभी भी इंडिया आपको तुरंत तो रूल करने नहीं देगा ना, वो तुरंत आपको रूल कैसे स्टैब्लिश करने दे देगा, वो कोई भी फॉरेन चीज़ को तुरंत नहीं एक्सेप्ट करेगा, कोई भी नहीं करेगा. वैसे ही अभी भी इंग्लिश एक अट्रैक्टिव लैंग्वेज इनको लग रहा था, इंग्लिश का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा था, बट येट वी हैड ओरिएंटलिस्ट हु वेर नॉट एबल टू एक्सेप्ट इंग्लिश एज अ लैंग्वेज. सो The Orientalist thought that the Indians should be given education in their native language, और Anglicists सोचते थे that education in the native language is of no use, it is not serving any purpose for East India Company and government, thus money is wasted in promotion of Oriental teaching. Now, we have some historical documents which were in the favor of English education in India. What were those? The first one that we have is Raja Ram Mohan Roy letter to Lord Amherst.
दिस इज अ वेरी मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट. इसके आगे में हम लोग डेट के साथ पढ़ेंगे कि कब लिखा लेटर. बट एक बेसिक आइडिया इसका ये है कि राजा राम मोहन रॉय ने अपना फॉरेन से इंग्लिश लैंग्वेज में अपना एजुकेशन लिया था. ये लोअर कास्ट को भी काफ़ी सपोर्ट करते थे, उनके राइट्स के लिए फाइट करते. इनका जब मैकॉलेज मिनट आया उसके पहले ही जब ये देख रहे कि इंग्लिश प्रमोशन हो रहा है, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो ये लॉर्ड एमरेस्ट को एक लेटर लिखते हैं जिसमें ये बोलते हैं कि प्लीज़ वेस्टर्न एजुकेशन के प्रमोशन को रोका ना जाए, इंग्लिश एजुकेशन का प्रमोशन किया जाए. क्यों किया जाए? क्योंकि इंग्लिश एक पावरफुल लैंग्वेज है जो कि इंडियंस को सीखना चाहिए इन ऑर्डर टू कोप अप विद द वर्ल्ड. नहीं तो आप बिछड़े रह जाओगे. इनका पर्सपेक्टिव था कि आपका जो ट्रेडिशनल ओरिएंटल टीचिंग है वो कहीं ना कहीं आपको बैक खींच रहा है, पीछे खींच रहा है, वो आपको एक एडवांस लेवल पे नहीं जाने दे रहा है. सो ही रोट अ लेटर टू लॉर्ड एमरेस्ट रिगार्डिंग द advantages of English education in India. Then we have his view on Macaulay's Minute on education. 1835 में जब Macaulay's Minute on education आता है, which talks about the aggressive promotion of English language in India, उस पे भी राजा राम मोहन रॉय अपना view provide करते हैं. And the third important event, historical event that we have is the Tribunals on the education of the people of India, which is 1838. ये एक पॉलिसी आती है on the education of people of India, उस पर बात होता है 1838 में. ट्रिवलिन एक आदमी का नाम है. Now, सबसे पहले चार्ल्स ग्रांट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. चार्ल्स ग्रांट्स ट्रीटाइज ऑन इंग्लिश एजुकेशन. बिकॉज इंग्लिश एजुकेशन का बात ईस्ट इंडिया कंपनी के सेटअप से ही शुरू हो जाता है. There was a man named Charles Grant working in the East India Company as an employee who, for the very first time, recommended the dissemination of European literature and sciences through the medium of English among the people of India. ये 1792 में चार्ल्स ग्रांट क्या रिकमेंड करते हैं कि यूरोपियन लिटरेचर हर कोई को पढ़ना ज़रूरी है, साइंस की पढ़ाई करना ज़रूरी है, फिलॉसफी की पढ़ाई करना ज़रूरी है. और साइंस और फिलॉसफी की पढ़ाई विदाउट द इंग्लिश लैंग्वेज, उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश लैंग्वेज ही होना चाहिए. इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज होना कंपलसरी है, नहीं तो साइंस और इंग्लिश की पढ़ाई, साइंस और फिलॉसफी की पढ़ाई नहीं हो सकती. Thus, he gave the reason by him that English forms the backbone of all later arguments demanding an official approval of Indian English studies in India. So, he was the first person to draft a plan for English education in India. 3 इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉलिसीज आएंगी हमारे पास, आपको याद रखना है. चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्ल्स ग्रांट 1792 और मैकॉलेज मिनट. ये याद रखना है कि चार्ल्स ग्रांट ने सिर्फ और सिर्फ एक ड्राफ्ट रेडी किया था, ऑफिशियल कुछ भी नहीं हुआ था, बस सजेशन आया था. नाउ चार्ल्स ग्रांट व्यूड इंडियंस एज अनसिविलाइज्ड. हमने इस पॉइंट को पहले भी देखा. Thus he believed कि इंडियन एजुकेशन में अगर इंग्लिश एजुकेशन लाया जाएगा तो दैट वुड सिविलाइज देम. इसीलिए ये बोलते हैं इंग्लिश एजुकेशन का प्रमोशन करना ज़रूरी है. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट ऑफिशियल पॉलिसी, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813. व्हाट इज दिस? कोई भी पॉलिसी पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसका डेट याद रखेंगे कि वो पॉलिसी कब आया है, किसके अंडर आया है वो पॉलिसी, उस पॉलिसी का एजेंडा क्या है, किन टॉपिक्स पे बात हो रहा है उस पॉलिसी में, रिकमेंडेशंस क्या है उस पॉलिसी के, और उस पॉलिसी के बाद कौन सा पॉलिसी आता है. क्रोनोलॉजी में याद रखना है क्योंकि क्रोनोलॉजी में सेट करने के लिए क्वेश्चंस दिया हुआ है, डेट पे क्वेश्चन बना हुआ है, एजेंडा और रिकमेंडेशन पर्सपेक्टिव उसका इसीलिए याद रखना क्योंकि इस पे भी डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बने. और अब की बार तो जून 2025 में बहुत क्वेश्चंस बने पॉलिसी को लेके. सो द फर्स्ट पॉलिसी इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813 विच वाज द फर्स्ट फॉर्मल एजुकेशनल पॉलिसी बाय द ब्रिटिश. ये पहला फॉर्मल एजुकेशनल पॉलिसी आता है. याद रखना है कि ये इंग्लिश एजुकेशनल पॉलिसी नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पॉलिसी है. यहाँ पे अभी इंग्लिश और बाकी वर्नाक्युलर लैंग्वेज का डिफरेंस नहीं किया जाएगा, बस इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जाएगा, दैट्स इट. लेकिन इंग्लिश एजुकेशन पे ये अभी भी पूरा फोकस नहीं करेगा. सो इट इज़ द फर्स्ट फॉर्मल एजुकेशनल पॉलिसी बाय द ब्रिटिश. ये जो पॉलिसी है इट is introduced as a provision in the company's administrative policy in India, जो कि चार्ल्स ग्रांट के पॉलिसी पे बेस्ड था.
and the agenda of this policy was to push missionary schools to promote education at grassroots level, कि मिशनरी स्कूल्स को पावर दिया जाए ताकि वो एजुकेशन प्रमोट कर सके ग्रासरूट लेवल पे। यही कीवर्ड्स आपको याद रखने, इन्हीं सब कीवर्ड से आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसीलिए मिशनरी स्कूल्स को इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी बोला गया कि आप इंग्लिश में एजुकेशन दो, ग्रासरूट लेवल से दो। इन द ईयर 1844 जब इंग्लिश हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज बनता है इंडियन कॉलोनी का, इन द सेम ईयर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि अगर इंडियंस, कोई भी इंडियन ब्रिटिश स्कूल से एजुकेटेड है, दे आर एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट जॉब्स which would give a greater impetus to English education in India, क्योंकि इंग्लिश एजुकेशन इससे काफ़ी ज़्यादा प्रमोट होगा और उनको जॉब सिक्योरिटी भी मिल जाएगी। लालच दिया बेसिकली, काइंड ऑफ। तो ये डेट याद रखना है, इसमें दो मेजर इवेंट होते हैं। इंग्लिश बिकेम्स द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन कॉलोनी एंड गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दैट अगर कोई इंडियन एजुकेशन लेता है इंग्लिश में तो उनको गवर्नमेंट जॉब्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ये सारी बातें हो रही है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया, 1 लाख रुपीज एनुअली एलोकेट करा एजुकेशन के लिए फॉर द प्रमोशन ऑफ लिटरेचर एंड द इनकरेजमेंट ऑफ लर्नड एक्टिविटीज एंड द लर्नड नेटिव्स ऑफ इंडिया। यानी कि इन्होंने क्लियर नहीं किया कि वो एंग्लिकन एजुकेशन की तरफ जाएगा कि वो ओरिएंटल एजुकेशन की तरफ वो 1 लाख रुपीज जाएगा। 1 लाख रुपीज फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन्होंने दे दिया। किस लैंग्वेज में होगा वो नहीं बताया, जिसके कारण ये 1 लाख रुपीस काफी टाइम तक अनटच्ड था, क्योंकि कोई क्लैरिटी ही नहीं था कि इसको कहाँ कहाँ यूज करना है। फिर उसके बाद एक जनरल कमिटी सेटअप किया जाता है कैलकाटा में 1823 में, अ जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस। इस कमिटी में, क्योंकि ये कैलकाटा में सेटअप है और अभी भी ओरिएंटल्स पावर में है, इसीलिए इसमें मेजर बोर्ड मेंबर्स जो रहते हैं वो इंडियन मेंबर्स रहते हैं, जिसके कारण इम्पैक्ट पड़ता है इंग्लिश लैंग्वेज के प्रमोशन में। क्योंकि ये ओरिएंटल्स अभी भी यही चाहते हैं कि इनका अपने लैंग्वेज का प्रमोशन हो, ना कि इंग्लिश लैंग्वेज का प्रमोशन हो। इसीलिए अभी भी फोकस जो है इट वाज लेड ऑन एजुकेशन इन पर्शियन, अरबिक एंड क्लासिकल संस्कृत, विच वाज द ओरिएंटल पार्ट ऑफ दिस एजुकेशन, बिकॉज अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंडियन मेंबर्स थे इस कमिटी में। Thus, the demand for instruction in English also gained impetus. लेकिन इस कमिटी ने थोड़ा सा इंग्लिश एजुकेशन के बारे में भी बात किया है, जिसके कारण अभी भी बहुत लेवल पे इंग्लिश नहीं प्रमोट हो पा रहा, क्योंकि थोड़ा ही बात किया था। फिर सर मैकॉले को बुलाया जाएगा कि आप एक ड्राफ्ट रेडी करिए, एजुकेशन पॉलिसी दीजिए। इसके बाद आते हैं मैकॉले। उसके पहले और क्या होता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में, इंग्लिश मीडियम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले जाते हैं, लाइक द हिंदू कॉलेज इन कैलकाटा इन 1817, प्रेसिडेंसी कॉलेज इन मद्रास इन 1840 एंड एल्फिंस्टाइन कॉलेज इन बॉम्बे इन 1856। ये तीनों का एस्टैब्लिशमेंट डेट याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है इससे। हिंदू कॉलेज किसने खोला है ये भी पूछा गया है। इट वॉज ओपनड बाय राजा राम मोहन रॉय और उनके कुछ और सपोर्टर्स थे, लाइक राधाकांत देव, डेविड हेयर, सर एडवर्ड हाइड ईस्ट, वैद्यनाथ मुखोपाध्याय एंड रामजे दत्त। रामजे दत्त ने प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के एस्टैब्लिशमेंट में भी हेल्प किया। 10 प्रॉपर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स नहीं स्टैब्लिश्ड हुए हैं, लेकिन इंग्लिश करिकुलम में एंटर कर गया है अलॉन्ग विथ ग्रीक एंड लैटिन। अभी भी इंडियन एजुकेशन जो है वो एक ओरिएंटलिस्ट अप्रोच का था, जिसके कारण मेनी इंडियंस हु वर वेल रेड इन इंग्लिश थॉट अदरवाइज। जो इंग्लिश लैंग्वेज में महारती साहित्य है, उन्होंने, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी अलग है ओरिएंटल पर्सपेक्टिव को लेकर। अब चार्टर एक्ट, कोई भी एक्ट आता है तो उसका कुछ इफेक्ट होता है। इसका क्या इफेक्ट्स था? प्रिंट मीडिया में राइज होता है और एग्जामिनेशन कल्चर आता है। हम सबको को मालूम है कि जब हमारे पास गुरुकुल्स होते थे, इसके पहले ठीक अर्ली हिस्ट्री में हमारे पास गुरुकुल्स होते थे एजुकेशन के लिए, जब प्रॉपर यूनिवर्सिटीज एंड शेड्यूल ये सब नहीं था, हमारे पास रूटीन नहीं था। गुरुकुल्स में आपका एग्जामिनेशन कल्चर नहीं था, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज, वीकली, ये सब टेस्ट नहीं होता था वहाँ पे। वेस्टर्न एजुकेशन में ये कल्चर था। 10 वेस्टर्न एजुकेशन के प्रमोशन से एग्जामिनेशन कल्चर का भी प्रमोशन होता है।
प्रिंट मीडिया आ जाता है हमारे पास, जिसके कारण अब बुक्स जो है वो प्रिंट होने लगी थी और हमारा ओरल एजुकेशन विच वाज द ट्रेडिशनल एजुकेशन पैटर्न इन इंडिया वो कहीं ना कहीं डाउनफॉल में चला जाता है. Thus, we can see a shift from oriental teaching to the standardized exams and textbook learning. कहीं ना कहीं रॉट मेथड ऑफ लर्निंग प्रमोट किया जा रहा था. अब रॉट मेथड ऑफ लर्निंग का मतलब होता है रट्टाफिकेशन. उसके बाद आपको जो याद रखना है कि जब प्रिंट मीडिया का राइज हुआ तो डिफरेंट मैगजीन्स भी आते हैं. एंड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर दैट वी हैव इज द हिकीज गैजेट. It was the first English newspaper which was established in India. Now, let us talk about the role of Raja Ram Mohan Roy in the spread of English education. How Raja Ram Mohan Roy played an important role. Raja Ram Mohan Roy जो है, he was completely he opposed basically the Sanskrit and the Persian based education system in India, calling it outdated एंड डिसकनेक्टेड फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी नीड्स. ये बोलते हैं कि अभी जो हमारे कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को जिस चीज़ का ज़रूरत है वो ये संस्कृत और पर्शियन बेस्ड एजुकेशन नहीं दे पाएगा, वो इंग्लिश एजुकेशन ही दे पाएगा क्योंकि वो काफ़ी एडवांस्ड है. और वो कहीं ना कहीं देख पा रहे थे फ्यूचर कि इंग्लिश लैंग्वेज हमारा एक फ्यूचर, इंडिया का फ्यूचर बनेगा, कमिंग फ्यूचर. दस ही सपोर्ट्स द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. वो बोलते हैं कि वेस्टर्न साइंसेस यानी कि साइंस की पढ़ाई, लॉजिक, फिलॉसफी, ये सारी चीज़ें इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाई जानी चाहिए. बात भी सही है. अगर मान लीजिए ये चीज़ नहीं होता, इंग्लिश लैंग्वेज का प्रमोशन इंडिया में नहीं किया जाता और हम लोग सिर्फ और सिर्फ वर्नाक्यूलर लैंग्वेज पढ़ते, क्या आज हम लोग प्रेजेंट 21st सेंचुरी में एक ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड कंट्री बन पाते? हम लोग भी किसी बिछड़े हुए देश की तरह रहते जिनका अपना एक वर्नाक्यूलर लैंग्वेज और कोई उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है. फिर हमने इनका नेक्स्ट पॉइंट देखा कि राजा राम मोहन रॉय ने हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश करने में हेल्प भी किया था. इन्होंने वेदांता कॉलेज के सेटअप में भी हेल्प किया था 1825 में. संस्कृत कॉलेज एक है 1823 में स्टैब्लिश है संस्कृत कॉलेज, उसके कंप्लीट अगेंस्ट है. ये बोलते उसका फंडिंग रोक दो क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो हमारा वर्नाक्यूलर टीचिंग है ये कास्ट सिस्टम और सुपरस्टिशन प्रमोट करता है. हमारा कास्ट सिस्टम हमारे वेद में ही आता है, हमारे वेद में, उपनिषद में, ये सब में है कास्ट सिस्टम. तो ये बोलते हैं कि अगर आप उस एजुकेशन को आगे लेके जाते हो तो हमारे पास काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा, सुपरस्टिशियस हो जाएंगे लोग, कास्ट सिस्टम बढ़ते चलेगा. इसीलिए भी ये संस्कृत लैंग्वेज के अगेंस्ट थे. 1824 में राजा राम मोहन रॉय ने लेटर लिखा था लॉर्ड एमरेस्ट को, हु वाज देन द वाइस रॉय, टू प्रमोट ब्रिटिश लिटरेचर इन इंडिया फॉर द लिबरल डेवलपमेंट ऑफ इंडियंस. ये डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है. ही ऑल्सो लॉन्च्ड अ बंगाली वीकली नेम्ड संबाद कामुंडी 1821 में टू प्रमोट एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड सोशल रिफॉर्म. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ से याद रखना है. नाउ coming to the most important policy for now is Macaulay's Minutes on Education which came in 1835. अब चार्टर एक्ट के बाद विलियम बेंटिक बनते हैं हमारे गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी और उन्होंने इनवाइट किया थॉमस बैबिंगटन मैकॉले को इंडिया में 1834 में की टू एज द लीगल एडवाइजर टू द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, कि आप लीगल एडवाइजर बन के आइए और इंग्लिश एजुकेशन के बारे में पॉलिसी दीजिए. तो थॉमस बैबिंगटन मैकॉले का जो अप्रोच था दैट वाज वेरी रिजिड, अग्रेसिव, बिकॉज ही वाज द एडमेंट एंड पैशनेट सपोर्टर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, ब्रिटिश एजुकेशन, इंग्लिश इंस्ट्रक्टेड लैंग्वेजेस. ये ऐसी पॉलिसीज देते हैं जिसके कारण बहुत सारे राइट्स हो जाते हैं इंडिया में, दंगे फसाद होने लगते हैं. और हमारे पास एक इसके बाद एक पॉलिसी आएगा, पैसिफिकेशन पॉलिसी जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि इसके माहौल को शांत करने के लिए लाया गया था. अब ये ऐसा क्या क्या बात बोलते हैं? ये बोलते हैं कि आप पर्शियन लैंग्वेज को कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज से रिप्लेस कर दीजिए और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया घोषित कर दीजिए. जितने भी फंड्स
ओरिएंटल एजुकेशन को दिए जा रहे हैं, यानी कि जितना भी बुक पब्लिश हो रहा है ओरिएंटल लैंग्वेज में, रिसर्चेस कंडक्ट कराए जा रहे हैं, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, सबका पैसा रोक दीजिए। कंप्लीट चोकिंग ऑफ फंड्स। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिर्फ प्रमोट होगा फ्रॉम बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप क्या है ये भी समझा देंगे। बॉटम टू टॉप। और कंपलसरी इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा मिडिल स्कूल लेवल से। प्राइमरी लेवल में तो आपका इंग्लिश एक साइड सब्जेक्ट रहेगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका वर्नाक्युलर रहेगा, लेकिन मिडिल स्कूल से आपका इंग्लिश जो है कंपलसरी सब्जेक्ट बन जाएगा, आपको पढ़ना ही है, इंग्लिश में ही बात करना है। अब ये बॉटम टू टॉप लेवल है क्या, इसको कहते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। आपने कभी कॉफी को फिल्टर होते हुए देखा है? मान लीजिए ये हमारा कॉफी मग है, इसमें मैंने ये फिल्टर फिट कर दिया है। अब ये फिल्टर हमारा अपर लेवल है, हाई क्लास, और ये जो कॉफी मग है हमारा ये लोअर लेवल है, लो क्लास। मकौले बोलते हैं कि हमें ये नीचे ग्लास पे नहीं फोकस करना है, लोअर क्लास पे नहीं फोकस करना है, हमें इस फिल्टर मशीन पे फोकस करना है, यानी कि इंग्लिश एजुकेशन हमें इन हाई क्लास को देना है, क्योंकि इन्हीं के पास इंग्लिश एजुकेशन का एक्सेस भी है, इन्हीं के पास पैसा भी है, यही अफोर्ड भी कर सकते, सीख भी सकते, और हमारा मेहनत भी कम लगेगा। और ये हाई क्लास लोग धीरे धीरे अपने लोअर क्लास के लेवल्स को पढ़ा देंगे नीचे जाके। कैसे? क्योंकि हाई क्लास का जो यहाँ पे लेवल है, कॉफी में क्या होता है कि आप यहाँ पे कॉफी पोर करोगे, वो धीरे धीरे ड्रिप करके लोअर लेवल पे आ जाता है। वैसे ही ये बोलते हैं कि आप इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ उनको सिखाओ हाई क्लास को, वो धीरे धीरे अपने ही उसको नीचे मिडिल क्लास और लोअर क्लास में प्रमोट करते चलेंगे, और हमें सबको को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मेथड को हमें लाना चाहिए फॉर द प्रमोशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। सो इनके ये कुछ रिजिड पॉलिसीज हैं जो ये देते हैं। इनका मिनट्स डिलीवर कब किया गया था? ऑन February 2, 1835। जो फर्स्ट टाइम नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये पॉइंट याद रखना ज़रूरी है कि मल्टीपल टाइम्स मैकॉले मिनट से क्वेश्चन बना हुआ है, और सबसे अभी भी बना था जून 25 में, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि किनके अंडर मैकॉले मिनट साइन किया गया था। विलियम बेंटिक ने साइन किया था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। So what was the agenda of Macaulay's Minute on Policy? To establish the need for Indian natives to receive education in English. और यहाँ पे ही ये कोटेशन देते हैं, Indian by blood and color, but English by likes, beliefs, morality and intellect. Thus, Macaulay's Minutes on Indian education policy becomes a watershed moment in India's colonial history. ओके, नाउ यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है जो आपको याद रखना चाहिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए। इट इज इंपॉर्टेंट, लाइक डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी which talks about the education of only a few upper class Indians who would then educate the others, focusing solely on western education and choking the funds of oriental education. यूरोपियन लिटरेचर को प्रमोट करो, साइंस को प्रमोट करो, फिलोसफी को प्रमोट करो, ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस को, करिकुलम को कंप्लीट शट डाउन करो, ओरिएंटल रिसर्च वर्क्स को बंद करो, कोई बुक नहीं छपेगा, कोई रिसर्च वर्क नहीं होगा इसमें। ये इनके पॉलिसीज रहते हैं। अब इतने रिजिड अग्रेसिव पॉलिसीज आप ला रहे हो, मतलब आप हमारे ही देश में आके हमें ही नुकसान पहुंचा रहे हो। सो इसका कंट्रोवर्सी होता है। कंट्रोवर्सी में क्या होता है? मैकॉले वाज ब्रॉट टू सॉल्व द क्राइसिस बिटवीन द ओरिएंटल्स एंड द एंग्लिकन्स, बट उन्होंने कहीं, होता है ना कि बुझी आग में हल्का धुआं निकल रहा था, हवा दे दिया, वो आग वापस बढ़ गई, वो काम किया था। ही फ्यूल्ड द फ्लेम्स मोर। इनको भेजा गया था शांत करने के लिए, इन्होंने और ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से उसको खराब कर दिया। His solution to utilize the limited government resources solely on the teaching Western education, sciences and literature in English threatened and infuriated the supporters of classical education. अब classical educators जो है, classical education जो लेना चाहते हैं, वो डर गए, जिसके लिए वो रिवोल्ट कर देते हैं। और कैलकटा में एक मदरसा है, वहाँ से सबसे पहले राइट शुरू होता है, और धीरे धीरे सारे ओरिएंटल अप्रोच के लोग उनको ज्वाइन करते हैं, इंस्टीट्यूशंस उनको ज्वाइन करते हैं, जिसके कारण फिर ये मिनट्स ऑन एजुकेशन को वापस ले लिया जाता है। 10 इसका डाउनफॉल हो जाता है।
इसका एक, वैसे तो इसके सारे नुकसान ही है इस पॉलिसी के, बट एक पॉइंट बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है इसका, विच इज कि इट ओपेंड अ गेटवे टू द वास्ट सी ऑफ वेस्टर्न नॉलेज फॉर द इंडियंस। आपको ये पता चल गया कि इंडियंस को ये पता चल गया कि वेस्टर्न लिटरेचर में है क्या, और वो अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ सकते थे। ठीक है, सो यहाँ पे यही सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि कैसे कलकत्ता के मदरसा ने एक पिटिशन रेस किया और धीरे धीरे सारे लोगों ने उनको ज्वाइन किया, और फिर इंग्लैंड में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, आपको ये याद रखना है कि इंग्लैंड में इसके लिए जेम्स मिल को एक डिस्पैच रेडी करने के लिए बोला गया, एक रिपोर्ट रेडी करने के लिए बोला गया फॉर द कंपनी कोर्ट डायरेक्टर्स। अब इतना कुछ हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, तो जवाब देना पड़ता है ऊपर, उसके लिए इनको एक डिस्पैच रेडी करने बोला गया। बट ये बीमार थे, तो इन्होंने अपने बेटे जॉन स्टुअर्ट मिल, जिन्होंने द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन लिखा है, उनको बोला गया कि तुम ड्राफ्ट कर दो, और ये 1836 में वो ड्राफ्ट रेडी करते हैं, जिसके लिए इन्होंने H.H. विल्सन के आइडियाज पे रिलाई किया था। ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। लेकिन ये ड्राफ्ट कभी इंडिया पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में मैकॉले के काफ़ी जान पहचान रहता है, और वहाँ से जॉन हॉबहाउस के सपोर्ट से वो वहीं पे उस चीज़ को रोक देते हैं, और वो कभी भी डिस्पैच इंडिया नहीं पहुंच पाता है। नाउ ये जो टॉपिक्स है हमारा, ये बहुत लंबा टॉपिक है, विल कवर इट इन सेवरल डेज। करने के लिए आई कैन डू इट इन 1 आवर और 1 आवर 30 मिनट्स क्लास, हम सारा पॉलिसीज कंप्लीट कर सकते हैं। बट माई एजेंडा इज नॉट जस्ट टू गिव यू बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिसीज, बट टू टॉक अबाउट द पॉलिसीज इन डेप्थ। जैसे हम लोग पहले पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ों को एक टाइमलाइन में एक अच्छे डेप्थ, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। अगर आप इसको छोड़ोगे तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे, बहुत लॉस में रहोगे। और कमीशंस में 2 पेपर में, आपके दोनों पेपर में बनते, दोनों कवर हो जाएगा अगर आप इसको कवर करते हो। दस इट वुड बी माई सजेशन कि लेट अस टेक इट स्लो। इसके सेवरल 2-3 पार्ट्स लाते हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट पॉलिसीज़ के बारे में आराम से बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी पॉलिसीज़ है जो हमें पढ़ना है। सो लॉर्ड ऑकलैंड्स पॉलिसी फॉर पैसिफिकेशन, जो कि मैकॉले मिनट के फायर जो उन्होंने रेज लोगों के अंदर लाया था, उसको शांत करने के लिए आता है। एंड फ्रॉम हियर विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई विल अपलोड अ पार्ट 2 टुमारो फॉर दिस, जिसको आप देख सकते हो। आराम से करना है। माई एम through this YouTube channel is not to provide you just a crux or just like gist of the topic, but थोड़ा in depth जाना, क्योंकि UGC नेट का पेपर जो है वो टेक्निकल पेपर है, वो आपके कोर नॉलेज को चेक करना चाहता है। मुझे फ्री कंटेंट और पेड कंटेंट से नहीं मतलब है। मैं पेड कंटेंट्स भी लेती हूँ, बट पेड कंटेंट्स के क्लासेस का अपना बेनिफिट्स होता है, फ्री लेक्चर्स का अपना है। बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं हमारे who are willing to prepare without any guide, without any paid classes, और वो अपना ऑनलाइन यूट्यूब से करते हैं। तो ये जो शॉर्ट वीडियोस अगर हम बनाएंगे तो दे कैन मिसलीड इट कैन मिसलीड देम। हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनके छूट जाए, एंड देयर इज नथिंग कि आपको पेड क्लासेस लेना ही है मेरा। आप पेड क्लासेस का भी सपोर्ट ले सकते हो, किसी भी एजुकेटर का ले सकते हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मेरा ही लो। So my agenda is not to give you the half knowledge, but to give you a crux of, but to give you in-depth knowledge of everything. इसीलिए slowly हम लोग आराम से इसको लेके चलेंगे। I hope you enjoyed the session. आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश इन इंडिया है क्या, कैसे पढ़ना है, और कौन सा टॉपिक है आपका। सारे इंपॉर्टेंट कमीशंस है हमारे इसमें, वही कमीशंस को आपको कवर करना है। इफ़ यू विल वॉच ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट ऑफ माइंड, आपको बाहर से कहीं से प्रिपेयर करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। दिस मच इंफॉर्मेशन विल बी एनफ फॉर यू, एनफ, मोर देन एनफ। बस इसको अच्छे से याद कर लीजिए।
To get the PDF, you can join my Telegram channel. After completing, I'll upload the PDF there. After completing all my sessions, all the parts, I'll upload the PDF there. आप उसको लेके वहाँ से प्रिंट भी करा सकते हो और डायरेक्ट ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो एज यू विश, क्योंकि इसके ऊपर कोई बुक नहीं है पॉलिसीज के ऊपर, आपको ऐसे ही पढ़ना है PDF से. So I hope you enjoyed the session. It was helpful for you. Let us meet tomorrow. Have a lovely day, learners. Bye.